नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस विशेष मौके पर भव्य समारोह तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार किसान और स्टूडेंट्स को विशेष सौगात देगी। सचिवालय सभागार में होने वाले समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न योजनाओं में चयनित 1200 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया। इसके साथ ही झारखंड वासियों को कई सौगात भी दी हैं। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूखा राहत के तहत 10 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपए दिए। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार ने 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते में 1200 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की है। इस राशि को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद लाभुकों के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर किया। उधर हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आजसू ने समीक्षा की। उसने कहा कि इन 3 सालों में युवाओं के साथ विश्वासघात ही किया गया है। इस सरकार ने वादे तो लाखों किए, पर सारे के सारे खोखले साबित हुए। उन्होंने कहा कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी और 3 साल में दी महज 550 नियुक्तियां। विपक्षी पार्टी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार के 3 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए हमला बोला। इस बीच राज्य में रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावे का दौर शुरू हो गया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी और आजसू को ललकारा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को वहां से प्रत्याशी बनाए। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रामगढ़ के लोग उन्हें 56,000 वोटों का लोकतांत्रिक सबक सिखाएंगे। वहीं रघुवर दास ने सुप्रियो के इस बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया है। झारखंड सरकार आज अपनी तीसरी वर्षगांठ का जश्न मना रही है। इस मौके पर आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से पैसे की कमी का रोना रो रही है। झारखंड सरकार ने अपनी नाकामी का जश्न मनाने में आज रांची के मोरहाबादी में करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं। अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार के पास राज्य के विकास के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही उसकी नीयत है। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा जहां तार-तार हो गई, वहीं किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ भी धोखा किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5 से 7 हजार रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन बेरोजगारों को ना तो नौकरी मिली और ना ही बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक फूटी कौड़ी भी मिली। इतना ही नहीं, कई विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार की मांग कर रहे झारखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। 3 साल की अवधि में ही सरकार ने भ्रष्टाचार की बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर दी है। झारखंड सरकार के मुखिया के साथ साथ उनके प्रतिनिधि के ऊपर राज्य के संसाधनों के लूट खसोट का आरोप लग चुका है। इसकी जांच ईडी के द्वारा चल रही है। इसी सरकार में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो जेल जा चुकी हैं। इससे बड़ी सरकार की 3 साल की उपलब्धि और क्या कुछ हो सकती है। आज झारखंड सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन ये उपलब्धियां नहीं है, उनकी त्रुटियां हैं। ये सिर्फ जो 3 साल झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो 3 साल सिर्फ झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं को जो ठगने का काम किया है, वो हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उसे उजागर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से झारखंड सरकार का जेएमएम का मैनिफेस्टो था, पहली कैबिनेट में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर उनका आरक्षण में वृद्धि करेंगे, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले उन्होंने कैबिनेट से और विधानसभा से पारित किया, उसके बाद भी गेंद को, ये आरक्षण नीति को केंद्र सरकार के पास ठेलने का काम किया है।
तो झारखंड के हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। वहीं राज्य में जितने भी विपक्षी दल हैं वो अपने अपने तरीके से हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हुए हैं। बोकारो में इसी सिलसिले में जिला भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद महतो के अध्यक्षता में हवाई अड्डे से बिरसा चौक तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के दूसरे पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके जरिए झारखंड सरकार की 3 साल की नाकामियों को बताने का काम किया गया है, जिसमें विनोद महतो ने कहा कि झारखंड में ठग बंधन की सरकार चल रही है। यह युवाओं को बरगलाकर सत्ता में काबिज हुई है। सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादे किए थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। वहीं यह सरकार भोले भाले आदिवासियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी ठगने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कहा। उधर बोकारो जिले के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र बियाड़ा में भारत पेट्रोलियम के बॉटलिंग प्लांट परिसर में पिछले 3 वर्षों से आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्म स्थल सरना स्थान कैद में है, जिस कारण आदिवासी परिवार यहां पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है। सरना स्थल में पूजा पाठ और इसे बाहर स्थापित करने एवं स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन देने की मांग को लेकर प्लांट के मुख्य गेट को जिला परिषद सदस्य की अगुवाई में स्थानीय आदिवासियों ने जाम कर दिया। इस दौरान सभी ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और इसे प्रबंधन की मनमानी बताते हुए आदिवासियों के धर्म के साथ खिलवाड़ बताया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक समाज परिसर में स्थित धरना स्थल से मिट्टी ले जाकर अपने रीति रिवाज से दूसरी जगह सरना स्थल स्थापित करेंगे, जिसके लिए कई विधि विधान है। हम चाहते हैं कि हमारे सरना स्थल को बाहर स्थापित करने में प्रबंधन हमारी मदद करे। के दिक्कत की हो, हमने के लड़का बेटा सब मर जातिन गो, तो हमने सही खातिर हमने माने 3 साल से तो पूजा नहीं कर लिए। जब से कंपनी बनल तब से नहीं बनमो लिए, तो एखन हमने के दिक्कत है रहा। लड़का के लही मर जातिन सब, तो हमने देखा सुना कर रही है। तो ओटे उठो तो हमने के मतलब जही रहा तो हमने खोलो सेटा छोड़ दिलक और पूजा पाठ नहीं कर रहा से ले ई दिक्कत ना तो हमने के हो से ले हमने कहिए जे इस साल हमने पूजा कर। ये तो स्पष्ट नहीं बता रहे। मैडम से पूछवे कि कोई पहले की सूचना नहीं। हम पूछे क्या बात है तो नहीं, हम लोग का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। लेकिन सरना स्थल कैद में है। हाँ तो वो तो बोले मैडम बैठी हुई है, बोले कि चलिए आइए बुलाइए हम बात कर लेते हैं। प्रभात जी जो मैनेजर उनसे बात नहीं हो रही है। मैडम से हम बात किए तो बता रहे हैं कि उनकी तबीयत शायद उनका तबीयत। वहीं बोकारो में 32वीं नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और चास एसडीएम दिलीप सिंह शेखावत ने देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बोकारो उपायुक्त ने कहा कि बोकारो के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन और सरकार भी ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। यहाँ खेल मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। चंदन क्यारी में बन रहा स्टेडियम इसका उदाहरण है। दरअसल बोकारो में 32वीं नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप बोकारो के सेक्टर 4 स्थित एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में खेली जा रही है। ये 30 दिसंबर तक चलेगी। इसमें देश के 10 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर समेत कई राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में उन्हीं खिलाड़ियों ने भाग लिया है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं। कबड्डी चैंपियनशिप के दूसरे दिन सभी वर्गों में खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। बालक वर्ग में हरियाणा, विदर्भ, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बालिका वर्ग में हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, विदर्भ, उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ये पूरे झारखंड के लिए और खासकर बोकारो जिला के लिए
गौरव का क्षण है कि 32nd नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन करने का जो इंडियन कबड्डी फेडरेशन है उन्होंने निर्णय लिया कि झारखंड में कराया जाए। और ये हमारे यहाँ के जो कबड्डी एसोसिएशन है झारखंड के, उनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग बोकारो जिला में उसको होस्ट कर रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, 27 से 30 तक ये चलना है। इसमें पूरे देश भर के अनेक राज्यों से यहाँ पर टीमें उपस्थित हुई हैं। 1000 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स और उनके साथ उनके कोचेज और सभी लोग आए हैं और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके आयोजन के लिए मैं पूरे फेडरेशन और एसोसिएशन के जो लोग हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं। और उधर झारखंड सरकार के नक्सली आत्मसमर्पण नीति के तहत 15 लाख के इनामी नक्सली भाकपा माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर अमन गंजू ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली अमन ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। नक्सली अमन पर राज्य सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अमन 2004 के बाद इस उग्रवादी संगठन में शामिल हुआ और धीरे धीरे संगठन में आगे बढ़ता गया और अभी वो रीजनल कमांडर के पद पर संगठन से जुड़ा हुआ था। इस वर्ष भी 13 उग्रवादियों ने राज्य सरकार के समर्पण नीति के तहत सरेंडर किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अभी पूरे झारखंड में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए लोग अलर्ट रहें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वहीं बूढ़े और बच्चों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें और साथ ही गर्म पेय का सेवन करें। राज्य में कोहरे की भी संभावना हो सकती है, जबकि 31 दिसंबर से तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा विधानसभा के ग्राम देवरबीजा में आयोजित भेंट मुलाकात में कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि मुख्यमंत्री आए और जनता के हाथ में माइक हो। जनता अपनी बात बताती है, हम उनसे बात करते हैं, हम जनता से सीधा संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का यह प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंचे। कर्ज माफी योजना के बारे में उन्होंने कहा कि जब योजना लागू की तब कुछ किसान जो धान बेच चुके थे उनके पैसे भी ऋण माफी में वापस कराए। लगभग 1200 करोड़ रुपए वापस किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त किसानों को जरूरत के समय में मिलती है, जब खेती, किसानी और त्योहार के समय सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इससे किसानों को कभी दिक्कत नहीं होती। 4 किश्त में राशि दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत देवरबीजा में नवीन उप तहसील और ग्राम सलधा में जिला सहकारी बैंक की शाखा स्थापना की घोषणा की। इसके अलावा भी उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा की है। उन्होंने देवरबीजा में सर्व सुविधा युक्त मांगलिक भवन, टाउन हॉल, ग्राम हरदी से लाटा तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण, परपोड़ा हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल में और प्राथमिक शाला खमरिया एम के पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन, केश डबरी में धान खरीदी उप केंद्र और ग्राम पंचायत घोटमर्रा में उप स्वास्थ्य केंद्र तथा ग्राम शलथा में शिवनाद नदी में तटबंध निर्माण की घोषणा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में विकास के सारे काम अवरुद्ध हो चुके हैं। सरकार यहां के विकास कार्यों में पैसों की बंदरबाट कर रही है। रायपुर अब चारों तरफ से अव्यवस्थाओं से घिर चुका है। कानून व्यवस्था दूर दराज के इलाकों को छोड़ो राजधानी में ही नजर नहीं आती है। पूर्व मंत्री
ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार रायपुर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। रायपुर शहर में किए जाने वाले विकास के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही। जो विकास कार्य किए जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। भूपेश सरकार ने मंत्रियों से लेकर संतरियों तक को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर लगा रखा है, वह है रायपुर शहर के विकास को अवरुद्ध करना और विकास के पैसों की बंदरबाट करके भ्रष्टाचार करना। इस सरकार ने स्मार्ट सिटी के पैसों को कमीशन खाने का एक बड़ा माध्यम बना लिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने संपत्ति कर और बिजली बिल दोनों को हाफ करने का वादा किया था। ना ही संपत्ति कर कम हुआ और ना ही बिजली बिल, उल्टा यह दोगुने होकर रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के निवासियों की परेशानी का सबब बन गए। भूपेश बघेल सरकार रायपुर शहर के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। रायपुर शहर के विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है। रायपुर शहर भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। मंत्रियों से लेकर संतरियों तक का खाली एक ही काम है कि रायपुर शहर के विकास को अवरुद्ध करना और विकास के पैसों के बंदरबाट करना और भ्रष्टाचार करना। इन्होंने कहा था हम संपत्ति कर को आधा करेंगे, उसका क्या हुआ? इन्होंने जो अपना यूजर टैक्स है उसके नाम पर लूट मचाकर रखी हुई है। इन्होंने स्मार्ट सिटी के पैसों को कमीशन खाने का बड़ा माध्यम बना लिया है। इन्होंने रायपुर शहर गंदगी के आगोश में डूबा हुआ है। रायपुर शहर में ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, ना चलने के लिए सड़क मिल रही है। शारदा चौक का चौड़ीकरण 4 साल में उसके लिए इन्होंने पैसे नहीं दिए। और उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक बिल को लंबित हुए 78 दिन हो गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वे समाज के हितों के लिए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा से सर्वसम्मति से पास कराया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चरित्र के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण किलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है युवाओं को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के वंचित युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, उनको समान अवसर मिले। इसलिए राजभवन की आड़ में बीजेपी राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लाखों लाख कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक, गांव-गांव पहुंचाने वाले और केवल करियर के लिए ही नहीं जनसेवा के लिए राजनीति में काम करें, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य ने कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो रूप देखने को मिल रहा है उसके मूल वही हैं। उनका भाषण नहीं आचरण बोलता था और उन्हीं के बाद बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन खड़ा हुआ है। आज पटवा जी की भी पुण्यतिथि है। ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी, सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, प्यारे लाल जी, यह पूरी पीढ़ी थी जिसने अपने आप को खपा दिया। पटवा जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम किया। एक कुशल प्रशासक और वो एक वक्ता थे। मैं ठाकरे जी के चरणों में भी, पटवा जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। संकल्प यही है कि उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। आज हमारे एक ऐसे नेता जो अद्वितीय थे, श्रीमान अरुण जेटली जी, आज उनकी जयंती है। मुझे आश्चर्य होता है उनकी मेधा देख के। किसी विषय पे भी अरुण जी से आप तत्काल बात करवा लें। पार्टी को वैचारिक अधिष्ठान देने के साथ साथ अनेकों नीतियों के निर्माण में उनका सदैव
सहयोग मिलता था। उधर नर्मदापुरम में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 14 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। प्रतिदिन नए नए तरीकों से अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ऐसे ही स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने पीपल चौक पर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने रेत और घास फूस खाकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व पुतले को लटकाना, भैंस के आगे अपना विरोध प्रदर्शन करना जैसे नए नए तरीकों के माध्यम से सरकार को अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बुधवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रेत एवं पालक के पत्ते खाकर पंगत में बैठकर प्रदर्शन किया। और अब बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में कांग्रेस नेताओं के खुले अधिवेशन में राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। वहीं रंधावा ने कहा कि पार्टी में अनुशासन होना बेहद जरूरी है और आने वाले दिनों में इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में बजट पर सुझाव देने के लिए कांग्रेस नेताओं का खुला अधिवेशन बुलाया गया था, जहां राजस्थान कांग्रेस का पूरा अमला शामिल हुआ। अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान रंधावा का एक बयान काफी चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार मत करो। मुझे पंजाब में सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने विरोध नहीं किया और पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार लिया। माना जा रहा है कि रंधावा ने इशारों ही इशारों में पायलट कैंप पर निशाना साधा है। वहीं इधर अधिवेशन में कांग्रेस ने बजट से पहले चुनिंदा नेताओं से सुझाव लिए और इस दौरान पीसीसी की ओर से 4 प्रस्ताव पारित हुए और संगठन की ओर से सरकार को बजट से संबंधित 16 सुझाव दिए गए। और जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं उन सभी ने एक आवाज में सभी जो प्रस्ताव किए उनको पास किया है। और साथ ही सबसे ज्यादा बात देखने वाली है कि उन्होंने सभी ने कहा कि संगठन को मजबूत करिए। और हर जो वक्ता बोला है उसने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात तो उन्होंने कही कि जो राहुल जी की यात्रा है उसमें हर कांग्रेसी ने जन जन ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया। उनका भी हमने एक प्रस्ताव लाकर धन्यवाद किया। और जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए सीएम साहब को कहा कि और जो लोगों की जरूरत है उसको और ज्यादा पूरा करिए। और इसी के साथ राज्य से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।